भाई स्नाइपर है उसके पास। हेलो, हाँ भाई, वॉरज़ोन खेल रहे, आ जाए यहाँ पे, फोन कर लेता हूँ। हेलो, हाँ जी बाजी, कैसे हो? बा बढ़िया, तू बता। अरे यार, सब ना वॉरज़ोन खेल रहे थे, आप फ्री हो क्या? वॉरज़ोन के लिए तो भाई साहब फ्री है। आ जाओ फिर। आ जाता हूँ। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover with the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar, this world is so bizarre. वो क्या सॉन्ग है? लैपटॉप है? बहुत बढ़िया रहा। कितने का है? 6.5 लाख। मेरे को जाना पड़ेगा। भाई पहला 5090 का गेमिंग लैपटॉप इन द हाउस, और वो भी छोटा मोटा नहीं। कितना महंगा लैपटॉप तुम सोचते हो? कितने का होगा? 6 लाख रुपए। ज्यादा महंगा ही नहीं। जिंदगी हो तो ऐसी हो। MSI GT Titan Intel Core Ultra 9 भाई HX मामला, RTX 5090 24 GB का ग्राफिक कार्ड। वैसे जो लास्ट GT Titan ने करा था वो 4090 के साथ करा था विद 13980 HX, फिर 14 जनरेशन के साथ भी आया, लेकिन वो ये बस प्रोसेसर में डिफरेंस था, बाकी ऑलमोस्ट लैपटॉप सेम था। और वो बात अलग है, इंडिया में था ही नहीं रिव्यू के लिए। इतने में सस्ते लैपटॉप खरीद के करता नहीं हूँ, तो सोचा आप सीधा Core Ultra 9 लेटेस्ट मामला ही कर दिया जाए। भाई काला काला डब्बा निकल गया है। ओ भाई, ये टाइटन 18 है, 18 इंच वाला। ओ भाई साहब, इतना भारी लैपटॉप। थोड़ी बहुत पुस्तकीय बातचीत भाई साहब, कह रहे अपडेट अनलॉक फुल पोटेंशियल। मैं कहा ठीक है। फिर कनेक्ट टू पावर, ठीक है, वो तो हमें ना बताते तो पता नहीं, हम करते ही ना। कोई गाइड। ओह चार्जर ना 8 भाई साहब, 400 वॉट लैपटॉप चार्जिंग ना। लड़ाई करनी तो बताओ, किसी का सिर फाड़ना तो बताओ। ओहो बहुत कुछ है इसमें तो भाई, ये तो टपाने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे एक पावर कॉर्ड भी मिलती है, और ये देखो आगे से पोर्ट से पता लग गया होगा, ये इंडिया वाला वेरिएंट नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर एक लकी की चेन है, वो जो MSI का ड्रैगन होता है। उसके अलावा एक डुअल ड्राइव, यहाँ पे टाइप C 256 GB की इन्होंने पेन ड्राइव दे रखी है। एंड आई थिंक इसके अंदर माउस होगा, और यहाँ पे मिल जाता है एक माउस। ओहो वायरलेस वाला है भाई ये, जिसका मॉडल है M18। तो भाई देखो, ये US वाला लैपटॉप है। अब पता नहीं इंडिया में भी सेम पैकेजिंग मिलने वाली है, सेम सारा सामान मिलने वाला है, या फिर हो सकता है इंडिया में लैपटॉप मिल जाए। वैसे इतना महंगा खरीद कौन सा है? वैसे 6 लाख में बस इतना ही, एक मॉनिटर, कोई टेबल, कोई पर्सनल गाइडेंस के लिए बंदा घर में जो सिखाए हमारे को चलाना, अनबॉक्स करना, एंड घूंघट हटा लेते हैं भाई। ओह क्या 20 आइटम है भाई, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी। वो भाई कपड़ा भी बड़ा महंगा है इसका, मखमल का। भाई साहब ट्रैक पैड दिख ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं मामला। हवाई जहाज जैसा लग रहा है, जैसे लगाते भी उड़ जाएगा। क्या क्या बोलता रहता हूँ मैं भी। कोई कौन सी टाइप की डिस्प्ले है ये? मिनी LED भाई, बहुत तगड़ा लग रहा। एक काम करता हूँ, मैं जरा गेम शेम खेलता हूँ उसके ऊपर, मिलता हूँ आपको अगले शॉट में। भाई ये लैपटॉप है वन ऑफ अ बीस्ट, मतलब फुल ऑन डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट। 5090 गेमिंग करी दबा के, प्रोडक्टिव टास्क करे दबा के, और ये लैपटॉप कह रहा भैया मैं सब करवा दूंगा, लेकिन प्राइसिंग 6,20,000 रुपए। अब इस प्राइस पॉइंट पे मुझे इस लैपटॉप में अभी भी कुछ कमियां फील हुई, जो मेरे हिसाब से बेटर हो सकती थी एज अ मोस्ट फ्लैगशिप लैपटॉप इन द मार्केट। एंड ये लैपटॉप किन लोगों के लिए है? एंड अभी भी लोग कमेंट सेक्शन बोलेंगे इस प्राइस पॉइंट पे तो बढ़िया PC बिल्ड बन जाएगा। हम ये सारे सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो में, हर तरीके से समझाऊंगा क्या ये लैपटॉप है, किन लोगों को ये टारगेट करता है, किन लोगों को ये लेना चाहिए भी नहीं लेना चाहिए, और इसको लेने के लिए पैसे कैसे कमाने चाहिए। नहीं वो नहीं बताऊंगा मैं। तो पहले सुंदरता शुरुआत कर लेते हैं। पूरा लैपटॉप फुल ऑन प्रीमियम लुक्स के साथ आता है। टॉप लिड जो है वो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय की है हमारी, एंड यहाँ पे कीबोर्ड वाला एरिया पॉलीकार्बोनेट में, हाई क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट। और भाई लैपटॉप ना ऊपर से सामने सुंदर होते हैं, ये लैपटॉप पीछे से सुंदर है। इसका बेस देखो आप, यहाँ पे टाइटन की ब्रांडिंग हो रखी है, और क्या बढ़िया सिल्वर ग्रे की फिनिश में यहाँ पे ब्लू रबर ग्रिप्स हैं। पीछे से अलग ही लेवल प्यारा लग रहा है, जो कि चीज दिखनी भी नहीं है। और काफी टैंक टाइप की बिल्ड है, पकड़ के पता लगता है कि लैपटॉप भाई बहुत जोरदार है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, एक हाथ से लिड ओपन हो जाती है, मैक्सिमम कुछ 120-130 डिग्री तक चला जाता है। और यहाँ पे हिंजेस काफी स्टेबल है, स्क्रीन वॉबल बिल्कुल ना के बराबर, कीबोर्ड फ्लेक्स भाई नहीं है, टॉप लिड फ्लेक्स नहीं है। 6,20,000 रुपए दिए तो मैं बार बार बोलूंगा ये चीज।
क्या क्या उम्मीद करोगे तुम इससे। और गेमिंग वाली आइटम है आरजीबी के तड़के, कीबोर्ड में फुल ऑन पर की आरजीबी मिलती है, पीछे एमएसआई के लोगो में आरजीबी है, कहीं जगह नहीं मिलती थी ट्रैक पैड में आरजीबी डाल दी भाई साहब। इस टाइप की आरजीबी लास्ट हमने एलियनवेयर लैपटॉप में देखी थी। एंड ये आप फुल ऑन कस्टमाइज कर सकते हो स्टील सीरीज के सॉफ्टवेयर में जाके, जिसके अंदर हमारे को प्रीसेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन हो जाएगी कीबोर्ड की, आरजीबी की, लोगो की एंड इवन आपके ट्रैक पैड की। और आप चाहो तो इनको बंद भी कर सकते हो अपने हिसाब से। लाइटें बैटरी खाती है, लाइटें एफपीएस ज्यादा नहीं देते हैं, ये मजाक चल रहा है यहाँ पे। एंड ओवरऑल दूर से अगर कोई ये लैपटॉप देखता है और ये आप चला रहे हो, टेबल पे रखा है और इसमें लाइटें चल रही हैं, गेमिंग चल रही है, भाई बहुत ही तगड़ी फीलिंग आती है। देखने में लगता है भाई क्या है ये। और ये जो बड़ा लंबा चौड़ा 18 इंच की स्क्रीन वाला लैपटॉप है, इसका वेट 3.65 kg सिर्फ लैपटॉप का है। उसके अलावा 400 वॉट की ईंट भी अगर मिला ली जाए तो 4.85 kg के आसपास तक पहुंच जाता है। तो ये लैपटॉप उठा के आप नॉर्मल ट्रैवल नहीं करोगे, आप मजदूरी करोगे, कंधों पे दुनिया जहान का जोर भाई साहब। और लैपटॉप की थिकनेस भी अच्छी खासी है, 32 mm थिक है लैपटॉप। तो आपको ओवरऑल पता लग जाएगा कि ये नॉर्मली ऐसे ही किसी यूजर के लिए नहीं है जिसकी जिंदगी में कितनी मजबूरी होगी कि इसे 5 किलो कंधे पे लेके चलना है, वही तो लेगा ना इसको। और बॉटम में हमारे को इसमें इंटेक मिलता है और जो एग्जॉस्ट है लेफ्ट और राइट साइड में मिलता है पीछे। एंड जो थर्मल सिस्टम है यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे Gen 5 SSD का स्लॉट मिलता है, तो एक्स्ट्रा पाइप है SSD कूलिंग के लिए। तो यहाँ पे फुल ऑन चेंबर टाइप की कूलिंग है इसके अंदर। और थर्मल्स वगैरह कैसे वो अभी आगे दिखाता हूँ आपको। पावर ड्रॉ इतना ज्यादा इतनी सी मशीन के अंदर, तो भाई कूलिंग पे तो काम करना ही पड़ता है। एंड अब बात करते हैं तकनीकी। इंटेल Core Ultra 9 285HX प्रोसेसर है इसके अंदर, जो हमारा 24 कोर्स 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी अप टू 5.5 GHz। यस, ये इंटेल का Core Ultra सीरीज 2 का HX वाला प्रोसेसर है। पहले इंटेल Core Ultra सीरीज 2 के V वाले प्रोसेसर आए थे जो थिन एंड लाइट लैपटॉप के लिए थे। ये हमारे गेमिंग लैपटॉप वाले सीरीज 2 के प्रोसेसर हैं, जो नेक्स्ट आपको सारे लैपटॉप्स में देखने के लिए मिलेंगे जो भी आगे रिलीज होंगे। और ये लेटेस्ट Arrow Lake वाले प्रोसेसर हैं। इसके अंदर कोई भी हाइपर थ्रेडिंग नहीं है, जितने कोर है उतने ही थ्रेड है। पावर एफिशिएंसी के ऊपर काम किया गया है, लेकिन पावर एफिशिएंसी के मामले में प्रोसेसर आप देखोगे भैया, अभी बताता हूं आगे। और इसके अंदर 8 P कोर्स हैं, 16 E कोर्स हैं। तो अगर आप ज्यादा पावर एफिशिएंट काम करोगे तो वो E कोर्स को असाइन हो जाते हैं। एंड अगर परफॉर्मेंस सेंट्रिक टास्क है तो P कोर्स को बेसिकली पावर एफिशिएंसी के लिए होता है, बैटरी बैकअप ज्यादा मिले आपको। और ये जो प्रोसेसर है ना, लेटेस्ट कनेक्टिविटी सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, साथ में थंडरबोल्ट 5 का भी सपोर्ट है। और इस प्रोसेसर के साथ डेडिकेटेड NPU भी है, लेकिन वो 45 टॉप्स वाला नहीं है, 13 टॉप्स का NPU मिलता है, जो इनका इंटेल Core Ultra सीरीज 1 में भी था। बेसिकली NPU का काम होता है लो पावर DI वाले टास्क को अपने ऊपर लेना, सारा काम CPU GPU पे लोड ना डाले, बेफालतू का बैटरी बैकअप कंज्यूम होता है, तो वहां पे NPU हैंडल कर लेता है। वरना जो असली AI की परफॉर्मेंस है तो वो GPU से ही होती है भाई। एंड भाई GPU RTX 5090 24 GB VRAM के साथ अप टू 175 वॉट TGP के साथ। इतनी सी मशीन में इतनी पावर भाई साहब कैसे। और 64 GB रैम है इस लैपटॉप के अंदर, डुअल चैनल में DDR5 6400 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली। एंड अप टू 96 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल मामला। और स्टोरेज 1 TB ना, 2 TB ना, 6 TB स्टोरेज, 6 TB Gen 4 Gen 5 के कॉम्बो में बेसिकली 3 स्टोरेज इसके अंदर लगी हुई हैं। एंड RAID 0 में कॉन्फ़िगर्ड है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड भाई साहब 17,000 के आसपास रीड स्पीड एंड 10,000 प्लस Mbps राइट स्पीड। किसे चाहिए इतनी स्पीड, इतना तेज स्टडी मटेरियल कौन देख रहा है। और RAID 0 बेसिकली एक मेथड होता है, 2 या 2 से ज्यादा कोई भी हाई स्पीड स्टोरेज को एक कंबाइन करके और ज्यादा हाई स्पीड वाली स्टोरेज बनाई जाती है, तो RAID 0 में कॉन्फ़िगर होती है बायोस में जाके। और कनेक्टिविटी लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, साथ में 1 मंथ का Xbox गेम पास भी मिलेगा। कम से कम 3 महीने का देना चाहिए था यार भाई, इतना महंगा लैपटॉप लेंगे, मान ले सारा पैसा खर्च होगा इसमें, गेम कौन खरीदेगा। एंड Windows 11 होम मिलते हैं इसके अंदर हमारे को। मेरे हिसाब से ब्रांड को Windows 11 Pro का भी ऑप्शन देना चाहिए था, मतलब कुछ लोगों को Pro चाहिए होती है, तो इसके अंदर Pro का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ होम ही आपको मिलेगी। एंड भाई MS Office ही नहीं है, इतने महंगे लैपटॉप में MS Office देना चाहिए था। मतलब ऑब्वियसली जिसके पास इतना पैसा होगा MS Office ले लेगा, लेकिन इतना पैसा दिया भी तो है ना, उसके साथ देना चाहिए था। एंड अगर इस प्रोसेसर को कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपेयर करते हैं Cinebench R23 में, तो आप देख सकते हो भाई ऑलमोस्ट हाईएस्ट परफॉर्मिंग है। इससे ऊपर जो है ना Ryzen 9 9955HX है, 3% ज्यादा इससे परफॉर्म कर रहा है। बट सिंगल कोर की परफॉर्मेंस 9955HX की थोड़ी सी बेटर लगी। और 9955HX 3D वाला प्रोसेसर भी है, जो गेमिंग प्रोसेसर है, ये भी कुछ लैपटॉप्स में आ चुका है, तो इसका स्कोर भी मैं ऑनलाइन देख रहा था, ये हाईएस्ट परफॉर्मिंग है, मतलब तगड़ा बेंचमार्क। बट ये वाला प्रोसेसर भी कहीं पीछे नहीं है। और बाकी मेनली एफिशिएंसी वाली जो बातचीत है, उसके लिए तो भाई मल्टीपल प्रोसेसर हमें भी टेस्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा डेटा हमारे पास इकट्ठा होगा तो थोड़ा रियल टाइम में बता पाऊंगा। अभी उद्घाटन हुआ है
उत्सव की तैयारी करो। चलो भाई। देन जरा सिंथेटिक बेंचमार्क्स पे नजर डाल लेते हैं। सिनेमेंस R23 आप देख सकते हो, बढ़िया नंबर यहाँ पे निकल रहे हैं। सिनेमेंस 2024 के नंबर आप देख सकते हो भाई, मल्टी कोर में 2000 प्लस, सिंगल कोर में 129। देन गीकबेंच 6 का CPU बेंचमार्क, ताबड़तोड़ नंबर। तो CPU की परफॉर्मेंस ओवरकिल। एंड कोडिंग से रिलेटेड हाई एंड प्रोग्रामिंग या फिर डेवलपमेंट वाले काम करने हैं, नो इशू। डेटा साइंस या इंजीनियरिंग सिमुलेशन से रिलेटेड कोई भी हाई एंड टास्क हो, म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड बिकॉज वो CPU इंटेंसिव होता है, कितनी भी बड़ी से बड़ी लाइब्रेरीज हो, एक्सटेंशंस हो, कुछ भी करना है, बेसिकली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंख बंद और चलाओ, देखना आंख खोल के, क्योंकि आंख बंद करके कैसे देखोगे, कॉमन सेंस। और गीकबेंच AI का बेंचमार्क निकाला, GPU पे नंबर, इतने बड़े बड़े नंबर लैपटॉप में ऑब्वियसली पहली बार हम देख रहे हैं। तो AI से रिलेटेड आप कोई भी टास्क करते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे कि इसके अंदर स्टेबल डिफ्यूजन 3.5 लार्ज टर्बो एंड स्टेबल डिफ्यूजन 3.5 लार्ज दोनों चलाए, बढ़िया चल रहे थे इमेज जनरेशन के लिए। और स्पीड तो देखो आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करती है। देन उसके बाद DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल चलाया हमने यूजिंग LM Studio, एंड ये रहा उसका प्रॉम्प्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। और इसका आउटपुट 1 मिनट 39 सेकंड्स में फेंक के मार दिया इस लैपटॉप ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई AI में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मशीन लर्निंग रिलेटेड मॉडल्स ट्रेन करने हैं, जो भी आपको करना है, मतलब जो इस फील्ड में एकदम पैसा वाली पार्टी समझ ही होगी। देन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस के लिए क्रॉस मार्क का बेंचमार्क, जिसके नंबर आप देख सकते हो अच्छे खासे, एंड PC मार्क 10 ताबड़तोड़, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मतलब मल्टीटास्किंग, टैब, प्रोडक्ट, इतने पैसे खर्च किए तो 50,000 वाले लैपटॉप में काम बढ़िया हो जाते हैं। उसके बाद GPU परफॉर्मेंस के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क, भाई साहब 8000 नंबर, मतलब अभी तक का वन ऑफ द हाईएस्ट ऑन लैपटॉप। एंड 3D Mark Times 5 के नंबर्स आप देख सकते हो। CPU स्कोर बहुत अच्छा, GPU स्कोर भाई बहुत ही बढ़िया। और VR गेमिंग अगर करनी है तो इस लैपटॉप पे आप अच्छे से अच्छे लेवल की VR गेमिंग कर पाओगे, जस्ट बिकॉज VR मार्क के बेंचमार्क के अंदर हमारे को 20,000 प्लस स्कोर मिला, यानी कि भाई टेंशन ही नहीं है। और ब्लेंडर में BMW का रेंडर निकाला था, कितना टाइम लगा होगा एक बार सोचो, सोच लिया 8 सेकंड। तो बेसिकली कोई भी GPU रिलेटेड टास्क करने हैं, आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग और गेम डेवलपमेंट, अनरियल इंजन 5 आपको चलाना है, तो ये है डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट आपके लिए। 5 किलो का डेस्कटॉप बैग में डाल लो, इधर से उधर भागे जाओ। देन प्रोडक्टिविटी के लिए Puget Bench फॉर फोटोशॉप भाई 9700 प्लस स्कोर, Puget Bench फॉर आफ्टर इफेक्ट्स 15,000 प्लस, एंड Puget Bench फॉर प्रीमियर प्रो 15,000 प्लस स्कोर। तो प्रोडक्टिविटी के लिए भाई कुछ भी, कोई भी प्रोजेक्ट 4K 60 FPS 10 बिट फुटेज, मल्टी लेयर इफेक्ट्स, कोई टेंशन नहीं, जो मर्जी चलाओ। फिर हम इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे लाइक थर्मल्स, तो यहाँ पे हमने प्राइम 95 चलाया, 100% लोड पे जाता है CPU, मैक्सिमम 96 डिग्रीज तक टेम्परेचर पुश हुए, जिसके अंदर हमारा रूम टेम्परेचर 32-35 डिग्रीज के आसपास था। फिर मेरे को लगा टेम्परेचर ज्यादा है, फिर मैंने वॉटेज देखी, वॉटेज भैया 103 वॉट तक, एवरेज 91 डिग्रीज का आया था, बिकॉज 95 वॉट तक वो स्टेबल हो गया था। तो भाई अपने पावर पुश के हिसाब से सही मेंटेन कर पा रहा है, कोई क्रैशिंग व्रैशिंग बंद कुछ नहीं हुआ यहाँ पे सिस्टम हमारा। एंड सेम GPU के लिए हमने किया, GPU भाई मैक्सिमम 81.5 तक गया था, 80 डिग्रीज मेंटेन कर गया था, एंड एक बारी के लिए 193 वॉट तक गया, लेकिन जैसे 175 वॉट ब्रांड ने बोला तो 171 तक वो टिक रहा था। जब उस पर लोड आएगा तो डायनामिक बूस्ट करके वो अपने आप को पुश करेगा बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए। और MSI की वेबसाइट पे देख रहा था तो उन्होंने टोटल पावर पुश 270 वॉट मेंशन कर रखा था, तो हमारी टेस्टिंग में हमने टोटल करके देखा 270 वॉट तक जा रहा है। दैट मींस जो बोला है वो दिया जा रहा है, पूरे हुए वादे। और इतनी परफॉर्मेंस की बात कर ली, इस लैपटॉप की डिस्प्ले 18 इंचेस की 4K डिस्प्ले मिलती है, बेसिकली 16:10 है, तो UHD प्लस हो गई 3840x2400 नेटिव 4K से थोड़ा सा ऊपर। एंड ये मिनी LED पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, वीजा डिस्प्ले HDR 1000 सर्टिफाइड है, यस HDR सपोर्ट मिलता है, HDR ट्यूनिंग बहुत बढ़िया है। कलर गैमेट हमने टेस्ट किया, 100% sRGB, 100% OBRGB, 100% DCI, सब कुछ 100। NTSC 89 था, लेकिन जब हमारा जो व्हाइट कलर गैमेट है वो पूरा तगड़ा है, तो आप आराम से कलर एक्यूरेसी वाले टास्क कर पाओगे, एडिटिंग रिलेटेड प्रोफेशनल लेवल कलर ग्रेडिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ब्राइटनेस में भी ये डिसअपॉइंट नहीं करती, यहाँ पे ऑल टाइम ब्राइटनेस 718 निट्स निकल के आई, एंड 1000 तक ये पीक पुश कर सकता है ऑन HDR कंटेंट। वो था ना स्पेसिफिक विंडो में थोड़ा पुश हो जाता है, वो 1000 निट्स वाला है, लेकिन डिस्प्ले चुम्बेश्वरी, मल्टीमीडिया, गेमिंग, बाइक, कुछ भी करना हो मजा दिला देती है डिस्प्ले। उसके अलावा डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता तो और सोने पे सुहागा हो जाता। पैसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं ना, देना चाहिए था। और इसके अंदर हमारे को और डिस्प्ले के वेरिएंट्स में मिलते हैं, Quad HD Plus जो बेसिकली 1600p 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और अल्ट्रा HD Plus के अंदर भी 220 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी मिलती है। तो वो चूज करते हुए देख लेना, जहां से खरीदोगे, ऑनलाइन ना मिले और स्टोर वालों को बोलना एडवांस देके बुकिंग करानी पड़ेगी, गाड़ी से महंगा लैपटॉप है ये। एंड इतनी तकनीकी बातें हो गई तो गेम टेस्ट भी कर लेते हैं। यस 4K 5090 है, 4K डिस्प्ले, तो पूरा
जूस निकालेंगे बढ़िया 5090 का, फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले वैलोरेंट, एंड जैसे कि बिल्कुल फ्लैगशिप सीपीयू है तो एवरेज 500-530 एफपीएस हमारे को इसमें आराम से मिल जाता है। और एक चीज मैं रेजोल्यूशन से रिगार्डिंग भाई क्लियर कर दूं, ये सारे गेम्स 2400p पे टेस्ट होंगे। तो भाई एक लैपटॉप लेवल पे इस रेजोल्यूशन पे गेम खेल पाना प्लेबल एफपीएस पे बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे CS2 आप देख सकते हो, यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे हमारे को ऑन एन एवरेज 150, 140, 160 एफपीएस मिल रहा है। देखो तुम्हारे को इससे ज्यादा एफपीएस अगर चाहिए, तुम्हारे पास रेजोल्यूशन कम करने के लिए इतना कुछ है भाई, क्या आप आराम से भाई 1200p पे 1600p पे अपनी मर्जी से खेल लो, बट दिस इज लाइक फ्लैगशिप डिस्प्ले। फिर हमने GTA 5 चलाया, उसके अंदर ना हमने बिल्कुल मैक्सिमम RT प्रीसेट कर दिया था, और आप देख भी पा रहे होंगे 10 GB VRAM हमारी कंज्यूम हो रही है जीपीयू की, और भाई एवरेज 55 FPS मुश्किल से निकल के आ पा रहे हैं। एंड इसके अंदर भाई क्या दिखाई दे रहा था गेम, क्या भाई टेक्सचर्स, रेजोल्यूशन इतना हाई रख के मजा आ रहा था भाई। उसके बाद एल्डन रिंग चलाया, ये हमारा 60 FPS लॉक्ड गेम है, एंड वही 55-60 ऊपर नीचे होते रहते हैं। देन RDR2 फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, एंड 70-80 नॉर्मली यहाँ पे विदाउट DLSS, एंड DLSS को क्वालिटी पे भी अगर आप लगाओगे तो 90+ FPS। देन साइबरपंक यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स विदाउट रे ट्रेसिंग, यहाँ पे 50-60 एवरेज FPS मिल रहा है, लेकिन अगर आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो आराम से आपको 90-100 FPS मिल जाएंगे। ये फ्रेम जनरेशन नॉर्मल 2x फ्रेम जनरेशन है जो 40 सीरीज में भी मिलती है। मल्टी फ्रेम जनरेशन आपको अलग से दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हमने रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर दिया, तो रॉ परफॉर्मेंस में नहीं निकाल पाया। 14 GB VRAM कंज्यूम हो रही है, एंड 150, 160, 170 वॉट तक TGP कंज्यूम हो रही है, लेकिन प्लेबल FPS नहीं है। बट अगेन रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है। सिमिलरली अगर फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिल ही जाएगी। एंड उसी के अंदर 50 सीरीज का तड़का जो है मल्टी फ्रेम जनरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई अच्छे फ्रेम रेट, लाइक रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है, 2400p भी है, सब कुछ अल्ट्रा पे होते हुए भी 100-120 FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स, 50-60 एवरेज FPS प्लेबल ऑन रे ट्रेसिंग अल्ट्रा, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के चाहो तो ज्यादा FPS निकाल सकते हो। बट अगर आप विजुअल हंग्री हो तो रॉ में खेलो, बहुत मजा आता है, एंड प्लेबल FPS ये लैपटॉप निकाल के देता भी है। उसके बाद अगर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाएंगे तो भाई तहल का अनसंड फ्रेम रेट आता है। एंड मैं 50 सीरीज के ऑलरेडी रिव्यू में बोल चुका हूँ, इसके अंदर जो फ्रेम जनरेशन होती है उसकी वजह से विजुअल इंपैक्ट आता है। 3x 4x जो हो रहा है तो उसके अंदर ना टेक्सचर कभी कभी वो बुरे से दिखाई देते हैं, लेकिन अगर वो गौर से देखो तो देन वी टेस्टेड असासिन्स क्रीड शैडोज, वेरी हाई रेड ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पर रखा, रॉ परफॉर्मेंस में नहीं 20-25 FPS निकल पाए, लेकिन फ्रेम जनरेशन जैसी लगाया तो भाई अच्छे फ्रेम रेट निकल पाए थे। 2400p मत भूलना, ये बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन होता है, और ये लैपटॉप का 5090 है। देन द लास्ट ऑफ अस 2, एंड इसके अंदर वेरी हाई सेटिंग्स पे भाई आराम से रॉ परफॉर्मेंस में प्लेबल फ्रेम रेट मिल रहा है, लेकिन फ्रेम जनरेशन अगर आपको लगाना है थोड़ा और स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए 2x फ्रेम जनरेशन भाई बढ़िया रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, भाई बहुत डिमांडिंग गेम है ये, भाई VRAM कंजम्पशन आप देख सकते हो, एंड इसके अंदर भी रॉ परफॉर्मेंस भी प्लेबल है, फ्रेम जनरेशन लगा के तो बढ़िया अपना डबल फ्रेम रेट हो ही जाते हैं। उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा, बढ़िया FPS मिल रहा है भाई रॉ परफॉर्मेंस में, वेरी हाई सेटिंग्स में, लाइक 60 एवरेज तो भाई निकल के आ ही रहा है 4K प्लस रेजोल्यूशन पे, और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगा के तो फिर 120 तक तो पहुंच ही जाता है। देन हेलब्लेड 2, ये बहुत डिमांडिंग गेम है, बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव है, हाई सेटिंग्स पे भी 40 प्लेबल FPS मिल जाते हैं, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे फ्रेम रेट आप निकाल सकते हो, लाइक 90 एवरेज। उसके बाद 3x एंड 4x जो मल्टी फ्रेम जनरेशन है उसमें तहल का फ्रेम रेट है। अब उसमें विजुअल जो मैं बोल रहा था ना, वो ये वाले विजुअल हैं, जैसे ब्लैक ब्लैक ये आप देख सकते हो साइड में आ जाता है, क्योंकि वो AI जनरेटेड फ्रेम्स है, जैसे कुछ ब्लॉक्स टाइप है। तो अगर आप गेम खेल रहे हो और अगर आप बहुत गौर से देख रहे हो तो ये बीच बीच में आपको दिखाई देंगे। अब ये फ्यूचर में ठीक होंगे या नहीं होंगे इसका कुछ कह नहीं सकते। देन स्पाइडरमैन 2, यहाँ पे नॉर्मली रॉ परफॉर्मेंस में वेरी हाई सेटिंग्स में विदाउट रे ट्रेसिंग ऑन एन एवरेज 49-50 FPS मिल रहे थे, और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाया तो भाई अच्छे FPS आ जाते हैं, लाइक 120-130 के आसपास, एंड वहीं पे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करा तो रॉ परफॉर्मेंस प्लेबल नहीं रही। अब ये गेम इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, ये गेम बहुत डिमांडिंग है, थोड़े बहुत अपडेट्स आ जाए उसके बाद अपनी कुछ टिप्पणी देंगे इसके ऊपर, लेकिन वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगा के रे ट्रेसिंग में भी आप अच्छे फ्रेम रेट निकाल सकते हो। देन ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, एंड बाय ये गेम मतलब पहले जैसे साइबरपंक था, लेकिन अब करंट जनरेशन में ये गेम निकाल देता है जान हर एक GPU की, एंड ये रॉ परफॉर्मेंस में अभी भी भाई 30 FPS के आसपास निकाल के दे रहा है। वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाते हो तो अच्छे फ्रेम रेट मिल जाते हैं, एंड वहीं पे अगर हम रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे करते हैं तो भाई आप देख सकते हो 15.4 GB VRAM कंज्यूम हो रही है। अगर दिमाग से निकल गया हो, दिस इज नॉट 1080p, दिस इज नॉट 1440p, दिस इज नॉट एक्चुअल 4K, दिस इज 4K प्लस 2400p पे चल रहे हैं लैपटॉप में, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। एंड यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगा के प्लेबल फ्रेम रेट निकाल सकते हो, वरना मल्टी फ्रेम जनरेशन तो आपके पास है ही, तो उसमें तो बहुत अच्छे फ्रेम रेट हो ही जाते हैं। देन लास्टली एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स, एंड ये गेम भी बहुत डिमांडिंग है, इसके अंदर फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे फ्रेम रेट मिल पा रहे हैं। नॉर्मल रॉ में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, एंड रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करते ही तो ये GPU के सांसें रुक गई। ये गेम सच में भाई बहुत डिमांडिंग है, वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाते हो तो आपको प्लेबल फ्रेम रेट मिल जाते हैं, लेकिन मल्टी फ्रेम जनरेशन इस गेम में मिलता है, एंड आने वाले और गेम्स में भी आपको मिलेगा, तो उसका फायदा आपको जहां लगेगा हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे, अगर आप टीवी पे खेलना चाहो तो वो
कुछ है, एंड फिर इसी के अंदर वही विजुअल इंपैक्ट आता है। तो अगर देखो ओवरऑल कंक्लूड करूं, जो ये 5090 है ना, ये वही आपको ऑलमोस्ट 4090 लेवल की ही परफॉर्मेंस दे रहा है। 4-5% का डिफरेंस मिलेगा। वैसे मैं 4090 वर्सेस 5090 ऑन लैपटॉप कंपैरिजन प्लान कर रहा हूं, बस मेरे को सेम 2 लैपटॉप मिल जाए, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। एंड भाई जो मेन फैक्टर है 50 सीरीज का, दैट इज मल्टी फ्रेम जनरेशन, जो आपको सिर्फ 50 सीरीज में मिलेंगी, एंड वो लेटेस्ट गेम्स जो आने वाले गेम्स होंगे सब में सपोर्ट मिलेगा। तो उसका फायदा आप हाईएस्ट रेजोल्यूशन में उठा सकते हो, लाइक 4K और 4K प्लस। नॉर्मली अगर 1440p 1600p पे खेलना तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपके क्या थॉट्स है परफॉर्मेंस के मामले में, वो मेरे को बताना कमेंट करके। और भाई पोर्ट्स, मैं कह रहा भाई डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट है। यहाँ पे राइट साइड में हमारे को 2 थंडरबोल्ट 5 के पोर्ट्स मिलते हैं। 120 Gbps बैंडविड्थ है। डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो 5090 से आपको आउटपुट मिलेगा। अप टू 3 8K 60 हर्ट्ज डिस्प्ले का आउटपुट ले सकते हो, या फिर अप टू 3 4K 144 हर्ट्ज डिस्प्ले का आउटपुट ले सकते हो। ऑब्वियसली उसके लिए आपको डॉक वगैरह लेनी पड़ेगी, तो इतनी कैपेबिलिटी होती है थंडरबोल्ट 5 पोर्ट की। एंड PD 3.1 का भी सपोर्ट मिलता है TB5 वाले पोर्ट्स में, जो अप टू 240 वॉट तक पावर डिलीवरी सपोर्ट कॉन्फ़िगर हो सकता है, लेकिन थर्मल डिजाइन के हिसाब से वो नहीं करते लैपटॉप्स में। ये 140 वॉट PD को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आपको इसका बड़ा भारी भरकम चार्जर लेके नहीं घूमना, अनटिल अनलेस आप कोई वैसा टास्क नहीं करने वाले, तो आप 140 वॉट PD पे भी आराम से काम कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी वाले काम करने, एडिटिंग वगैरह करनी है कुछ है, तो वो 140 वॉट PD पे आराम से हैंडल हो जाता है। लेकिन पीक अगर पुश करना है तो 400 वॉट की ईट लगानी पड़ेगी, एंड ऑब्वियसली 140 वॉट PD वाला चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा, वो 6-6.5 लाख में नहीं मिलता। एंड यहाँ पे हमारे को एक USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। बाकी लेफ्ट साइड में मिलता है एक केंजिंगटन लॉक, 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट, एक फुल साइज SD कार्ड रीडर जो क्रिएटर्स, एडिटर्स या फोटोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स के काम आने वाला है। एंड पोर्ट्स का अंत यहां तक नहीं होता, पोर्ट्स पीछे की तरफ भी है। एक पावर इनपुट का पोर्ट मिलेगा, HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है जिसका आउटपुट 5090 से है। RJ45 LAN पोर्ट मिलेगा, दैट इज 2.5 गीगाबिट वाला। लेकिन भाई इतना महंगा लैपटॉप है, 10 गीगाबिट वाला देते बढ़िया होता, बिकॉज नॉर्मल यूजर के लिए जरूरत नहीं है, इंटरनेट स्पीड वगैरह के लिए वाला सही होता है। अगर किसी के पास NAS लगी है और उसको अपना डेटा इधर से उधर करना होता है, ऑफिस में वो लैपटॉप यूज करा, तो वहां पे वो काम आता है, जिसके अंदर ज्यादा स्पीड्स हमारे को मिलती है, लाइक अप टू 1200 Mbps। 2.5 गीगाबिट में 300 Mbps के आसपास ही मिलती है। तो ये भी ड्रॉबैक मेरे को फील हुआ, पैसा ज्यादा लिया है बहुत। और मक स्विच मिलता है, अपनी डिस्प्ले का आउटपुट आप IGPU से DGPU में चेंज कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो IGPU पे चलाओ, पता होगा। मक स्विच नहीं, सब्सक्राइब कर लो, बताता रहता हूं अपनी वीडियोस में। एंड भाई फिर आता है कीबोर्ड। अब यहाँ पे गेमिंग फीलिंग ऐसे लैपटॉप में दर्द नहीं, कीबोर्ड में भाई चेरी MX अल्ट्रा का लो प्रोफाइल मैकेनिकल कीबोर्ड है इसके अंदर। लेकिन उसके अंदर एक कैच है, पूरा कीबोर्ड मैकेनिकल नहीं है। यहाँ पे कुछ कीज है, पता नहीं वो मेम्ब्रेन है क्या है, लेकिन वो मैकेनिकल फील नहीं देती। जैसे आपको एक बार साउंड टेस्ट दिखाता हूँ। तो जितना भी हमारा अल्फाबेट वाला एरिया है, टिल एंटर की और या फिर जो शिफ्ट वाले बटन, या फिर इधर का लेफ्ट साइड में CTRL विंडोज, ये सारे बटन है, ये सब मैकेनिकल वाले हैं। बाकी जो नम पैड है या ऊपर फंक्शन कीज है या हमारी एरो कीज है, ये हमारे को मेम्ब्रेन फीलिंग दे रही थी। तो मुझे पक्का नहीं पता, इसलिए मैं फीलिंग ही बोल रहा हूँ। जैसा अब आप ये वाली सुनो और अब ये सुनो, फर्क है ना। तो वो चीज मेरे को लगी, तो पूरा दे देते थे, क्या दिक्कत थी, पैसे तो पूरे ही ले रहे हैं ना, 6.5 लाख कंट्रोल। बाकी ओवरऑल टाइपिंग फील प्रीमियम, मजा आता है भाई यूज करने में। कीबोर्ड की वैसे अपनी जो फील है ना, अगर आप उंगलियां रखोगे तो बहुत बढ़िया फील होती है। एंड डेडिकेटेड को पायलट की यहाँ पे मिल जाएगी, और जो पावर की है वो नमपैड में ऊपर की तरफ है। मेरे को एक और उम्मीद थी भाई फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता, अगर पावर की में कुछ है जैसे आ जाता हो लैपटॉप में, इसमें नहीं है। ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप है वो चीज, बट लेकिन समझ रहे हो ना, वही चीज। और लैपटॉप का डिसअपॉइंटिंग पार्ट वो है इसका ट्रैक पैड। ये ट्रैक पैड फिजिकली क्लिक नहीं होता, इसके अंदर कोई भी फिजिकल क्लिक्स नहीं है, ये हैप्टिक वाला ट्रैक पैड है, जस्ट लाइक मैकबुक। यहाँ पे अगर आप यूज करोगे और आप हल्का सा प्रेशर दोगे तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होती है और ऐसा लगता है वो बटन दब रहा है। लेकिन इसको यूज करते हुए अगर आपकी एक्सीडेंटली कोई पिंकी फिंगर या कुछ भी 1 से 2 फिंगर यूज हो जाती है तो भाई ये चलता ही नहीं है, इसका कर्सर ही मूव नहीं होता। ओ अच्छा, तभी डब्बे माउस दिया था इन्होंने। ट्रैक पैड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसको बायोस अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स करना होगा। वैसे मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है, सारा कुछ वैसे चलता है विंडोज का है। और ये जो एक्सीडेंटल टच वाली चीज है ना, वो इसी के अंदर फील हुई है। ऐसा नहीं, ऐसा ट्रैक पैड हमने पहले देखा, डेल XPS के अंदर था सीमलेस ट्रैक पैड, तो उसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, आई थिंक ये MSI को बायोस अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स करनी चाहिए। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बुरा वेबकैम होगा। और माइक भी जो है लैपटॉप का यूज हो रहा है। मेरे को बताना कमेंट करके क्वालिटी कैसी लगी। वैसे आज की डेट में 1440p वेबकैम थिन एंड लाइट लैपटॉप में, और 1080p तो बहुत बेसिक है, इसके अंदर 1080p ही है, बट उम्मीद ज्यादा की थी, वो भी 30 FPS वाला।
तो आप बताओ आपका क्या मानना है। भाई ऐसा वेबकैम दिया जाए ना, कोई बंदा लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहे तो भाई लैपटॉप का कैमरा यूज कर ले, उस पर क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो। ऑब्वियसली जगह बहुत कम होती है लैपटॉप में वेबकैम के लिए, इतना बढ़िया वेबकैम लग भी नहीं सकता, बाकी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का पता नहीं, बट कंपेयर टू एनी अदर लैपटॉप जिसके अंदर हमने अच्छे वेबकैम देखे हैं उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही खत्म है। और जैसे इंटेल का एनपीयू मिलता है तो विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, एंड फिजिकल शटर मिल जाएगा हमारे को। अगर आपको फिजिकली अपना वेबकैम बंद करके रखना, आजकल हैकिंग वैकिंग हो जाती है, प्राइवेसी बहुत जरूरी है जिंदगी में। माथे पे वी बना, खानदानी गंजा ट्रांसप्लांट किया और बाल लगवा लिए। तो यहाँ पे मिलता है हमारे को 2 वॉट के 2 स्पीकर, बॉटम फायरिंग एंड साउंड अच्छी खासी लाउड है। ऐसे मतलब बेसी फील नहीं होते बट क्लियर है, लाउड अच्छे हैं। थोड़ी सी और एक धमक बेस ऐड हो जाती ना तो थोड़ा अच्छा लगता, बट ओवरऑल मजा आता सुनने में। और स्पीकर की ट्यूनिंग MSI लैपटॉप्स में डायनॉडियो की तरफ से होती है, वो इसके अंदर है। एंड नाहिमी का आपका सपोर्ट मिलता है, इसमें आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मूवी वाले मोड में सबसे अच्छी आवाज मेरे को लगी, चाहे उसमें म्यूजिक सुन रहे हो मूवी देख रहे हो, मतलब दोनों के अंदर ही। और स्पीकर और माइक में नॉइज कैंसिलेशन हमारे को मिलती है। मान लो अगर आप मीटिंग में बात कर रहे हो, आपकी तरफ ज्यादा नॉइज है तो आप इसकी माइक की नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर सकते हो MSI सेंटर सॉफ्टवेयर में। और अगर दूसरे की तरफ से नॉइज आ रही है तो स्पीकर में भी नॉइज कैंसिलेशन ऐड कर सकते हो, तो दूसरे के वो फैन वैन के आसपास की आवाज हट जाएगी, सिर्फ उसकी ऑडियो सुनाई देगी आपको। और भाई लैपटॉप में सबसे बड़ी बैटरी 99.99 वॉट है, उससे ऊपर नहीं हो सकती बिकॉज फ्लाइट्स में अलाउड नहीं होती, तो यहाँ पे पीक बैटरी है। एंड बैटरी बैकअप कुछ ज्यादा निकल के नहीं है, जैसे हमने IGP मोड पे रखा था, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, तो 5 आवर्स के आसपास का बैकअप निकाल के देके गया, जिसके अंदर बेसिक यूसेज, ऑफिस वाले टास्क या फिर मल्टीटास्किंग वगैरह, कोई भी हाई एंड टास्क नहीं। तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ऑब्वियसली इसका चार्जर घुसेड़ के साथ में चलाओ तो ज्यादा मजा आएगा। बैटरी बैकअप इतने बड़े, इतने पावर ड्रॉइंग लैपटॉप के हिसाब से लाइक ओके। अब देखो 6.5 लाख के आसपास में ना आपको मैकबुक प्रो भी मिल जाएगी। अगर आप प्योरली प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिव एप्स की तरफ जाना चाहते हो तो मैकबुक प्रो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ओनली इफ यू आर एन एप्पल लवर। यहाँ पे विंडोज है तो विंडोज वाले यूजर ऑब्वियसली चॉइस आपके पास है। एंड अगर आपका गोल प्रोडक्टिविटी के साथ साथ गेमिंग भी इक्वली है तो भी मैं कहूंगा यही लैपटॉप आपके लिए है। बट मैकबुक प्रो काफी हल्की हो जाती है इसके कंपैरिजन में, इतना ज्यादा 5090 यार चलता है तो गेमर्स को चलता है। एंड 5090 के साथ अगर अल्ट्रा 9 या छोड़ो Ryzen 9 9950X3D वाला प्रोसेसर भी लगा लेते हो तो 5.5 लाख के आसपास में पीसी बिल्ड कर सकते हो। स्टोरेज वोरेज अगर 6 TB करनी है तो 6 लाख तक वो भी पहुंच जाएगा। एंड डेफिनेटली सिंपल आंसर, पीसी बिल्ड ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, इससे ज्यादा अपग्रेडेबिलिटी फैक्टर होगा, ज्यादा बेटर थर्मल्स होंगे, बहुत सारी चीजें। बट इतना बड़ा पीसी आप उठा के इधर से उधर नहीं जा सकते। ये उन लोगों के लिए है जो लोग गेम डेवलपमेंट स्ट्रीम में हैं या फिर 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एंड एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हैं अपने बिजनेस या जॉब की वजह से, एंड उनका काम साइड बाय साइड चलता रहता है अपने सिस्टम पे, तो वो लोग ये लैपटॉप कंसिडर करते हैं। एंड ऑब्वियसली वो जनता बहुत 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 कम है, इसलिए MSI ये लैपटॉप इतने ज्यादा बनाता भी नहीं। कितने बिकते होंगे इनके साल में? 5-10 यूनिट पूरे दुनिया में मेरे हिसाब से तो। और अगर बहुत ही शौकिया टाइप के सिर्फ आप गेमर हो ना, सिर्फ गेमर हो, तो 5090 के इससे सस्ते में आपको लैपटॉप कुछ टाइम बाद मिल जाएंगे। जैसे Lenovo की लीजन सीरीज आएगी, उसमें 5090 आराम से आपको 3 लाख 4 लाख तक मिल जाएगा। या फिर Asus की Strix सीरीज आएगी, उसमें 5090 आपको काफी कम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्टिव यूजर्स के हिसाब से टारगेटिंग है, बिकॉज स्टोरेज हो गई, अपग्रेडेबिलिटी फैक्टर हो गया, थर्मल सिस्टम हो गया, डिस्प्ले बहुत ताबड़तोड़ है, ओवरऑल मतलब डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। बाकी जिसको लेना है नहीं लेना है देख लेना भैया अपने हिसाब से। लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना तुम्हारी मर्जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो भाई बेल आइकन पे ऑल भी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।